डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? मुझे कुछ ऐसे मुहावरे बताइए जिसमें गणित का प्रयोग हुआ हो। अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट जगह कौन कौन सी हैं भारत में? ये बताएं कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसका रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है? May I come in, sir? कम इन। Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. गुड sir. इवनिंग। बैठ जाइए आकांक्षा, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम आकांक्षा पाठक है। मैं रीवा जिले के गुड़ तहसील की निवासी हूँ। मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षा अपने गृह जिले से कंप्लीट की है और 2017 में मैंने बीएससी मैथ ऑनर्स में डिग्री ली है शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह कॉलेज से। 2019 में मैंने डीएलएड की डिग्री ली है और उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ और करंट में माध्यमिक शिक्षक के पद पर तैनात हूँ। गणित में आपने बीएससी में गणित पढ़ा, ऑनर्स किया। जी सर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर, डिफरेंशिएशन छोटी छोटी इकाइयों को अलग करता, बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में अलग करता है और इंटीग्रेशन में छोटी छोटी इकाइयों को एक किया जाता है। अच्छा, तो dy/dt ये इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या भावार्थ है, तात्पर्य क्या है? सर, डी वो डिफरेंशिएशन का शॉर्ट फॉर्म के रूप में यूज़ किया जाता है। उसमें d जो है, स्मॉल d, y से पहले जो लगा है और t से पहले जो d लगा, उसका क्या मतलब है? सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ठीक है, ये बताएं कि पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसका रोजमर्रा के जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है? सर, पाइथागोरस के प्रमेय का यूज़ बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, नाव वगैरह के में यूज़ किया जाता है, दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। अच्छा जी। तो क्या सूत्र होता है उसका? सर, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और क्या उसकी शर्तें होती हैं, किन किन मामलों में वो लागू होगा, किन मामलों में नहीं लागू होगा? सर सॉरी, मैं मतलब अगर त्रिभुज समकोणीय हो तो ही लागू होगा या हर तरह के त्रिभुज में लागू हो सकता है? सर, वो समकोणीय त्रिभुज पर ही लागू वो होगा। एक शर्त हो गई। जी। और अगर त्रिभुज समकोणीय ना हो तो वो कैसे निकालेंगे दूरी या उसके लंबाई? सर सॉरी, मैं अच्छा, कोई बात नहीं। चूँकि आपने डिप्लोमा किया एलिमेंट्री एजुकेशन में, और तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप बच्चों को गणित पढ़ा रही होंगी। जी सर। बच्चों में गणित के प्रति जो भय का एक माहौल रहता है उसको दूर करने के लिए और इस विषय को दिलचस्प बनाने के लिए आप क्या तरीके अपनाती हैं? सर, हम टीएलएम का यूज़ करते हैं। जैसे त्रिभुज अगर पढ़ाना हो या शंकु पढ़ाना हो तो जो बर्थडेज में कैप आती है हम उसका यूज़ करते हैं कि कैसे देखो इसमें नीचे वृत्त बनता है, कैसे हाइट ली जाती है, इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। और जैसे स्टार्टिंग करना होता है तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि आप अच्छा 2 टॉफ़ी है तुम्हारे पास, 2 और मिल जाए तो कितनी हो जाएगी, इस तरह से। अच्छा, तो क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? सर सॉरी, मुझे भी। अगर मैं आपको लंबाई बता दूं तो क्या आप त्रिज्या बता देंगे पृथ्वी की? सर, मैं कोशिश कर सकती हूँ। फार्मूला भी बताइए, किस फार्मूले से निकालेंगे? लगभग 45,000 किलोमीटर है विषुवत रेखा की लंबाई। सर सॉरी, मैं अभी नहीं वो कर पा रही हूँ। किसी भी वृत्त की अगर आपको क्या पता है, विषुवत रेखा पता है, इसका मतलब क्या पता है? क्षेत्रफल, परिमिति पता है? परिधि। परिधि पता है या जी। परिमित पता है? तो अगर किसी सर्कल का परिधि पता हो और त्रिज्या निकालना हो तो क्या सूत्र इस्तेमाल करेंगे? सर 2πr। 2πr बहुत सिंपल है। जी। आपको मैंने 2πr का वैल्यू बता दिया, 45,000 किलोमीटर। आर का वैल्यू निकालना है। जी सर। सर, मुझे पेन पेपर का यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेशन का। अच्छा, ऐसे हवा में नहीं कर सकती? नहीं। 45,000 को 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 ही क्यों होता है? सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मैंने ये पढ़ा है प्राचीन काल में पहिए के निर्माण के दौरान ये सारी चीज़ें को खोज हुई थी, बट मैं अभी करंट में याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अगर मान लीजिए जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, अगर चूड़ी की परिधि 22 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 7। वही है 22/7। जी सर। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आकांक्षा जी, जी मैम। आप अभी सीएम राइज स्कूल में पढ़ा रही हैं। ये सीएम राइज स्कूल की योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई थी?
मैम ये 2021 से स्टार्ट हुई है। अच्छा, और आपका जो स्कूल है वो कब बना था? मेरा स्कूल 1999 में बना था। अच्छा, ठीक है। और बाद में उसी को सीएम राइज स्कूल बना दिया गया। जी। ठीक है। आकांक्षा, हमारे पास तमाम ऐसे अभ्यर्थी आते हैं जो ये दावा करते हैं कि वो सरकारी स्कूलों में पढ़े और इस वजह से जो है उनकी जो जो उनकी शिक्षा की गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई, क्योंकि वहाँ पे शिक्षक लापरवाह थे। उनका ऐसा कहना होता है कि उन्होंने ठीक से हमें पढ़ाया नहीं, उनके ऊपर कार्य का इतना कोई दबाव नहीं था और उन्होंने अपने काम कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। अब आप क्योंकि एक शिक्षक हैं तो मैं आपको शिक्षकों की तरफ से ये मौका दे रही हूँ कि आप अपना पहलू रखें कि आपको वहाँ पे क्या समस्याएं पढ़ाने में आती हैं और क्या एक्चुअली जो तस्वीर बाहर दिखाई जाती है वो सच है या वो यथार्थ से दूर एक अलग काल्पनिक दुनिया है जहाँ पर लोग ये ऐसी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या समस्याओं को फेस किया एज अ टीचर। सबसे पहली समस्या जो मैंने देखी है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है सरकारी स्कूलों में। वो अपनी बातों को टीचर से सही से कह नहीं पाते, टीचर के प्रति उनके मन में भय होता है। और दूसरा एक समस्या है कि चूँकि वो ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि से रिलेटेड हैं तो उनके माता पिता उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या तो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनमें से ज़्यादातर, जितना मैंने फेस किया तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, ना ही घर में बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। तीसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो सामने बच्चे बैठते हैं उनका तो ध्यान रहता है, बट जो पीछे हैं वो उतने सक्रिय नहीं हो पाते। उनका शरीर क्लासरूम में रहता है बट मन इधर उधर भटकता रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। और टीचर वेल क्वालिफाइड आते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, नो डाउट, और हो सकता है कहीं ना कहीं लापरवाही भी हुई है, लेकिन आधुनिक टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अच्छा, क्या होता है कि तमाम सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो बहुत पुअर है। तो क्या अभी भी पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अभी भी है या अब चीज़ें सुधर गई हैं? मैम, जो नई स्कूल्स बन रही हैं जैसे सीएम राइज या पीएम श्री, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हैं, उनमें सारी सुविधाएं हैं। और जितनी पुरानी स्कूल्स हैं उनका भी पुनरुद्धार चल रहा है। हो सकता है कुछ स्कूल्स रह गई हों, बट काम निरंतर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिशन कायाकल्प का नाम सुना है आपने? सॉरी मैम, मैं अभी याद नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं। आकांक्षा, आपने हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ी होंगी, या नहीं भी पढ़ी होंगी तो सुनी तो होंगी ही। जी। मुहावरे समझती है ना? जी। मुझे कुछ ऐसे मुहावरे बताइए जिसमें गणित का प्रयोग हुआ हो। 9 दिन चले 2.5 कोस। बहुत बढ़िया। 9 2 11 होना। ठीक है। अभी मैं 3 5 करना। 3 5 करना। सही है। आकांक्षा, जीवन में आपकी क्या क्या करने की आकांक्षा अभी बची हुई है? मैम, मेरी जो आकांक्षाएं हैं अपने परिवार के प्रति हैं कि मैं एक अच्छी बेटी बनूं और आगे चल के एक अच्छी पत्नी बनूं, माँ बनूं, और जो देश के प्रति है एक योग्य नागरिक बनूं और अपना योगदान दे सकूं समाज में। ठीक है। आप मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, आपको कुकिंग करना पसंद है? जी मैम। और आपके स्कूलों में मिड डे मील सर्व होता है? जी मैम। ठीक है। तो जो बच्चे हैं, जो जिस आयु के बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके स्वस्थ रहने के लिए उनको प्रतिदिन लगभग कितना कैलोरी इनटेक करना चाहिए? सॉरी मैम, कोई बात नहीं। बैलेंस मील, अगर मैं आपसे पूछूं कि बैलेंस मील के घटक क्या क्या हैं, संतुलित आहार के घटक क्या क्या हैं, तो आप मुझे बता सकती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुत अच्छे, थोड़ी मात्रा में वसा, और विटामिन। ठीक है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सुने आपने? यस मैम। क्या होते हैं? सॉरी मैम। अच्छा, आपके स्कूल में मिड डे मील सर्व होता है, उसका मेन्यू फिक्स होगा? हाँ मैम। सोमवार को क्या दिया जाता है? मैम याद नहीं है? ठीक है, थैंक यू सर। आकांक्षा जी सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? सर, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। ठीक है। क्या आप हमें ये बता सकती हैं ये मध्य प्रदेश में किस जगह से गुजरती है? सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? रायसेन, भोपाल, विदिशा और सिंगरौली, सीधी। मैं सॉरी सर, मैं क्रम से नहीं याद कर पा रही। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आकांक्षा, आप मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश जैसा कि नाम से ज्ञात होता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के मध्य में स्थित है, इंडिया का ज्योग्राफिकल सेंटर कहाँ लोकेटेड है, किस जगह?
सॉरी सर, मुझे नहीं है जानकारी? मैं गेस कर सकती हूँ, बताइए। शायद कटनी में। ठीक है। आकांक्षा, मुझे ये बताइए, अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो क्या आप हमें बता सकती हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट जगह कौन कौन सी हैं भारत में? सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी। इंडियन मेनलैंड की बात कर रही हैं आप? यस सर। ठीक है। और पूर्व में है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और गुजरात का एक है, मैं उसका अभी एग्जैक्ट नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। और उत्तर में है इंदिरा पॉइंट, आई गेस, सॉरी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा ठीक है, कोल। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो किन किन राज्यों से टच करती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। जम्मू कश्मीर राज्य है? सॉरी सर, यूटी है। ठीक है। भारत में अभी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या 9 हैं? सर मैं 8 नाम बता दीजिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, और चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली। ठीक है। आकांक्षा, ये बताइए कि जब हम राज्यों में विधानमंडल की बात करते हैं तो कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है। जी सर। इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके बारे में जानती हैं आप? सॉरी सर, मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में केवल विधानमंडल है। विधानमंडल है? जी सर। ठीक है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? सर सॉरी, मैं एग्जैक्ट डाटा सीटें नहीं याद है? ठीक है। आप मुझे ये बताइए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी महिला सदस्य हैं? 82। मंत्रिमंडल? सर सॉरी, मंत्रिमंडल नहीं, पूरा लोकसभा में 82 लोकसभा का आप महिलाएं। बता रही हैं? ठीक है। लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543। ठीक है। आकांक्षा, मुझे ये बताइए कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में जो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स हैं उनमें शोध के लिए भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं? सर सॉरी, मुझे इसकी जानकारी नहीं। ठीक है। रशिया और यूक्रेन के विवाद के बारे में आपने सुना है? जी सर। क्यों युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में? सर इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो वैचारिक मतभेद है, और यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जो चर्चाएं चल रही थी वो भी एक रीज़न है। साथ ही जो लुहांस क्षेत्र है यूक्रेन का, उसको लेके विवाद था। 2014 में क्रीमिया एक उसका क्षेत्र था जो कि रूस द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, और करंट में जो मेन रीज़न था उसके 2 क्षेत्रों पर रूस द्वारा हमला कर देना था। ठीक है। क्या भारत नाटो का सदस्य है? नो सर। भारत ने कभी नाटो को क्यों नहीं ज्वाइन किया? भारत की कूटनीतिक ऐसे हुआ है क्योंकि रशिया से भी उसके अच्छे संबंध है और अमेरिका से भी उसके अच्छे संबंध है, इसलिए उसने ज्वाइन, ऐसी स्थिति नहीं आई कि ज्वाइन करना पड़े। ठीक है। आकांक्षा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हाल ही में इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट चल रहा था। अगर आपको दोनों में से एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगी और क्यों? सर मैं भारत को चुनूंगी, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इंडिया इज़ अ भारत। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? इंडिया जो कि भारत है, दोनों का एक ही नाम है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? फर्स्ट आर्टिकल में। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू। आकांक्षा, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2 महीने का कार्यकाल दिया जाए तो कौन से 5 कार्य करेंगे? सर मुख्यमंत्री बनने पे सबसे पहले जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन लॉन्च करूंगी कि लोगों को जानकारी हो कि जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका एक्चुअल क्या रीज़न है और क्या उद्देश्य है। दूसरा कि उन योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो मिले। तीसरा, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ी रही हूँ तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कदम उठाना चाहूँगी। शिक्षा टीचर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कराना और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का निरीक्षण कराना, ये सारे कार्य करूँगी। 3 हो गया, 5 करने थे ना आपको काम। चौथा है स्वच्छता पे सर्वाधिक कार्य करने की ज़रूरत है, इससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियों पर भी रोकथाम होगी। और 5वां, मैं स्वास्थ्य केंद्रों का प्रॉपर निरीक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो हर एक ग्राम में, ये सुनिश्चित करूँगी। आपको क्या लगता है 2 महीने में इन 5 कार्यों में से कौन से कार्य कुछ फलीभूत होते हुए नजर आएंगे?
सर जो कि आपका कार्यकाल 2 ही महीना है, जी सर जागरूकता फैलाना सबसे उसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। विजिबल इम्पैक्ट दिख सकता है, ठीक जी है। सर अगर जागरूक रहेंगे लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर पाएंगे, उसका लाभ उठा हाँ पाएंगे। ठीक है, उसका असर दिखने लग जाएगा। जी स्वच्छता अभियान का 2 महीने में थोड़ा सा असर दिखने लग जी जाएगा, सर लेकिन शिक्षकों की भर्ती 2 महीने में हो जाएगी? प्रशिक्षण तो लंबा चलता है। सर भर्ती नहीं, जो टीचर पहले से हैं उनका, जो पुराने टीचर हैं वो नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई वगैरह से उतने परिचित नहीं हैं, उनको बहुत समस्या होती है, तो उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग कराना। अच्छा, तो अभी भी आप शिक्षक की तरह ही सोच रहे हैं, सीएम की तरह नहीं सोच रहे हैं? विधि व्यवस्था पे कुछ नहीं करेंगी? विधि व्यवस्था कायम करेंगी तभी तो सब काम होगा। जी सर कानून लॉ मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा तभी सब काम हो पाएंगे। जी सर नहीं, और इन सभी कामों को करने में पैसे खर्च होते हैं, पैसे कहाँ से लाएंगी? बजट स्वीकृत कराएंगे, हैं? बजट के माध्यम से कार्य मतलब आप मान करेंगे। के चल रही हैं कि खजाने में पैसे भरे पड़े हैं, मेरे को वो अर्जित नहीं करना है। चलिए ठीक है, अब आप आ जाइए कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बना दिया जाए, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गई, डिप्टी कलेक्टर बन गई, तो क्या आपकी वरीयताएं होंगी? सर मेरी, चूँकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हूँ, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे एक पटवारी या आशा या शिक्षक है, मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि वो अपना काम प्रतिबद्धता से करें ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अच्छे से विकास हो, और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो भी क्षेत्र में मैं रहूँ वहाँ पे कानून सुव्यवस्थित रूप से लागू हो सके, और शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता फैलाना, डिलीवरी मैकेनिज्म, इन सब मुद्दों पे मैं कार्य करूँगी। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, बच्चों को शिक्षा देते समय या कौशल देते समय क्या यदा कदा शारीरिक दंड देना चाहिए कि शारीरिक दंड पे पूर्ण प्रतिबंध लगा रहना चाहिए? सर मुझे लगता है कि शारीरिक दंड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें इतना इन्वॉल्व कर देना स्टडी में, या टीचर्स के साथ वो सारी अपनी फीलिंग शेयर कर सके, और उन्हें प्यार से भी समझाया जा सकता है। और नहीं, सारी कुछ बच्चे शरारती होते नहीं समझते। सर क्या उन्हें आपको ऐसे बच्चे नहीं मिले जो कि कितना भी समझा लो नहीं समझते? सर मुझे ऐसे बच्चे मिले हैं, और ऐसे बच्चों को ही मैंने मॉनिटर बना दिया अपनी क्लास में। और अच्छा, जी सर, जैसे जो सबसे ज़्यादा हल्ला करता है, मैंने उसी को कुछ जिम्मेदारी लोग दी कहते कि हैं तुम कि कान शांत रहो। खींचने से बच्चों की सेहत भी ठीक रहती है, सर मुझे इसकी जानकारी ये नहीं पता लगा है आपको? नहीं। स्वास्थ्यवर्धक होता है, रक्त का संचार ठीक रहता है उनका, सर मुझे नहीं पता। नहीं पता है? चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं कम आइए आइए, बैठिए आकांक्षा। थैंक यू सर। आपने लिखा है 2020 वाला रिजल्ट भी आप इंतजार कर रही हैं, रिजर्व लिस्ट में नाम है? जी सर। वेरी गुड, तो कब तक आएगा उसका? सर फर्स्ट ही वेटिंग है मेरी। अभी हम लोग गए थे डिपार्टमेंट, तो कुछ जून लोगों का तो जुलाई आ गया है, ज्वाइन करा लिया है शायद। हाँ उनका हो गया है, मतलब मैं वेटिंग लिस्ट में थी, मेरा फर्स्ट वेटिंग था, तो जून में जुलाई में उन्होंने बोला है कि टीवी वगैरह होगा। ओके, तो उधर से शिक्षिका वाले काम से छुट्टी ले रखी है? नहीं सर, बस 1 दिन की छुट्टी पे आई हूँ। ओके, अभी वो 3 दिन की छुट्टी है ना, इसलिए। ओह हाँ, इसलिए आप उसमें उसका मौका का फ़ायदा उठा लिया है। जी कैसी लग रही है तैयारी? तो आप इंटरव्यू तो पहले दे चुकी हैं, इसका मतलब सर। अंक नहीं पता होंगे अभी? हाँ अंक ये नहीं पता लग गए हैं? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा घबरा जाती हूँ मैं। ठीक है, करंट अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है इतना, स्कूल में का टाइम तो नहीं पिछला मिला। इंटरव्यू जो दिया था 2020 वाला, वो वहाँ परफॉर्मेंस कैसा रहा था? अंक नहीं पता है, लेकिन ऐसे ही अंदाजा तो लगता है कैसा था? पूरा फैक्ट पे गया था सर, आंकड़े पूछते रहते हैं? आंकड़े बहुत पूछा उन्होंने, और ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन ठीक था, ठीक है, मतलब 10 पॉजिटिव में रिस्पॉन्स से 10 में था। से 6-7 आपने बता दिया। हाँ ऐसा। तो उसके मुकाबले आज कैसा रहा? सब स्टार्टिंग में मैं घबरा गई थी थोड़ा, घबराती नहीं हूँ मैं, आप अच्छा। लोग को इतना मैंने वीडियोस देख ली ओके, मौके की मैं थोड़ा नर्वस हो गई। ठीक है, तो अच्छा है आपका परफॉर्मेंस। बस 1-2 जगह पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा और चकन्ना रही जरूरत है। एक तो आपकी आवाज़ बड़ी दबी दबी सी लग रही है, कई बार सुनने में के लिए कान पे जोर देना पड़ रहा है, तो थोड़ा बुलंद बोलें। जी 10-15-20% आवाज़ की ऊंचाई बढ़ा सकती हैं, जी मतलब कम से कम 10% तो ज़रूर बढ़ा लें, जी 20% तक भी चलेगा। और कभी किसी बोर्ड के सदस्य के दबाव में आके कोई जवाब ना दे, जैसे मैंने वो
2πr वाला जो पूछा आपने 22/7 में कह दिया हाँ। कभी आपने सोचा इसके ऊपर? पाई वाला मैंने पढ़ा था लेकिन इतना सोच नहीं पाई, ऐसा दिमाग ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो जैसे शुरू में आपने कहा था कि मैं नहीं सोच पा रही, वैसे ही अपना कंसिस्टेंटली बनाए रखना है। जी सर। लास्ट में जैसे मैंने कह दिया कि चूड़ी की अगर परिधि 22 है तो त्रिज्या क्या होगी, तो आपने 7 कह दिया, वो गलत हो गया। हाँ, बाद में मुझे समझ में आ गया कि वो नीचे होगा, ऊपर थोड़ी होगा। ठीक है, तो आराम से मतलब 2-4 सेकंड सोच लेना है और फिर बोलना है। लेकिन बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, एंट्री अच्छी है, बैटिंग की भंगिमा अच्छी है, ड्रेस सेंस अच्छी है, चूँकि आपने अनुभव किया है तो सब चीज़ें ठीक है। बस थोड़ा सा ये था कि स्ट्रेस लग रहा था, आवाज़ दबी हुई थी, उसको थोड़ा बेहतर कर लीजिए। और एक दो इस तरह के जो एक आध गलतियाँ हो जाती हैं ह्यूमन एरर, उससे बचने की कोशिश करिए। हालांकि कितनी भी कोशिश कर ले, ह्यूमन एरर का मतलब ही है ऐसा एरर जो इंसान से हो जाया करता है सभी सावधानियों के बावजूद। जी सर। है ना, इसलिए उसको लेकर ज़्यादा फिक्रमंद नहीं रहना है, एक आध गलती होने दीजिए। कोई और संशय या प्रश्न हो तो पूछिए। मतलब जो रूटीन बातें हैं कि आपकी भाषा अच्छी है, प्रवाह अच्छा है, तर्कसंगत तरीके से बात कर रही हैं, लग रहा है कि विचारशील व्यक्ति हैं, प्रश्न सुनने के बाद लपक के जवाब नहीं दे रही हैं, थोड़ा सा एक ठहराव है आपके अभिव्यक्ति में, वो सब चीज़ें ठीक है, अनुकूल है। तो जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिसमें कि कोई मशवरा देना नहीं है, उस पर मैंने ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला है। एक ही दो बिंदुओं पे लगा के थोड़ा सा आपको आगाह कर दें, बाकी सब ठीक। ड्रेसिंग मैम फाइनल डे के लिए कर सकती हूँ कि चटक लग रहा है? मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है पर ठीक है, मतलब इतना भी कोई गंभीर बात नहीं है। यहाँ तो मैंने देखा है कि चल जाता है, चलता रहता तो फिर चलता है, मतलब ज़्यादा ब्राइट तो नहीं। नहीं ठीक लग रहा है। इतनी लाइटिंग भी वहाँ पे नहीं होती हाँ, है। सही है, बढ़िया। ठीक है सर। करंट भूगोल वगैरह हम लोगों ने ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन आप तैयार करके जाइएगा। आपको तो अनुभव है, कुछ भी पूछते रहते हैं, पहाड़ पठार ये सब, नदियाँ, नदियों के घाट, पर्यटन स्थल। ज़्यादा इंटरव्यू जॉब पे जाएगा ज़्यादा एक तो लग रहा है कि अगर उधर चला गया तो देखिए, जाने को किधर भी जा सकता है, लेकिन जॉब वाले पक्ष में कमज़ोरी दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपने पढ़ाई भी की है, अनुभव भी ले रखा है, तो वो कम से कम दिखना चाहिए कि हाँ जी, जो काम आपने किया है वहाँ आपके पुख्ता तैयारी है। मतलब आज एजुकेशन के मामले में ठीक था? ठीक था, हाँ ठीक था, आपका जवाब संतुलित था। कई बार लोग थोड़ा सा धूरपंथी जवाब देते हैं, खाली बुराई दिखता है या खाली चुनौतियाँ दिखती हैं, वैसा नहीं था, अच्छा था, संतुलन था। ठीक है, तो बढ़िया है। एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम पे हम लोग चाह रहे थे पूछना, क्योंकि आपका नाम है आकांक्षा, तैयारी करके रखा है कि नहीं उस पर? आकांक्षा योजना तैयार की थी आकांक्षी जिला ने, अब मैं स्टार्ट करूंगी तैयारी, मुझे अभी तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मैंने मिला। ध्यान दिलाना था आपको कि आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में कितनी है। एक आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम भी चल पड़ा है। जी सर। तो आकांक्षी विकासखंड कितने हैं भारत में और मध्य सर प्रदेश में? ये क्वेश्चन पूछना था, लास्ट इंटरव्यू में मुझसे पूछा था उन्होंने कि आपकी एक दिन का कलेक्टर बना दिया जाए तो क्या करोगे? तो मैंने तो आपको 2 महीने का चीफ मिनिस्टर बना दिया था और कलेक्टर भी बना ही दिया था, तो ठीक है, आपने अच्छा बताया। लेकिन वही ध्यान है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहला कार्य होता है। हाँ सर। मतलब आप विकास का कार्य तभी लागू कर पाएंगी ना जबकि सुरक्षा का माहौल रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको बस्तर में दे दिया जाए, अब वहाँ नक्सलवादी बंदूक लेकर घूम रहे हैं, पता लगा कि आप स्लेट लोगों को पकड़ा रही हैं और किताबें, उसकी नौबत ही नहीं आने देंगे। तो पहले तो उस पर काबू करें। तो पहले लॉ एंड ऑर्डर, फिर विकास के कार्य। विकास के कार्यों में फिर वरीयता होगा कि भाई जो सामाजिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा वरीयता देनी चाहिए। जी ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।